शुरू करते हैं जो 50 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। आज हम लोग का ज्योग्राफी में है जलमंडल। तो जलमंडल में पहला प्रश्न है कि जल कितना परसेंट है पूरा पृथ्वी में, मतलब क्षेत्रफल 71% हो गया। उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा जल का परसेंटेज 60.7 61% पे देता है, 60% पे देता है। और दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा तो 80 या 81 दोनों देता है। पृथ्वी पे जितना भी उपस्थित जल है उसके कुल मात्रा का महासागर में कितना परसेंट है? महासागर में लगभग 97.5%, 97.5% है। और स्वच्छ जल या मीठा जल पूछेगा कितना परसेंट? 2.5% हो गया। 3 तरफ से जल से घिरा और एक तरफ से महासागर से मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको समुद्र होगा। समानता महासागरीय जल का तापमान लगभग कितना? 5 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान किस महीना में होता है? जुलाई में होगा, अगस्त में। और न्यूनतम पूछेगा किस महीना में होता है? तो फरवरी में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ पूछेगा तो कौन है? शेल्फ कौन है? आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। मेरियाना गर्त कहाँ? प्रशांत महासागर। इसका गहराई पूछेगा तो 11,022 मीटर है, लगभग 11 किलोमीटर है। टोंगा पूछेगा, टोंगा गर्त कहाँ है? टोंगा भी उसी का है, प्रशांत महासागर। सही जा रहे हैं। मिंड नाओ पूछेगा कहाँ है? तो प्रशांत महासागर ये भी है। प्यूरोरिको कहाँ का है? अटलांटिक महासागर में। रोमेसे पूछेगा किस महासागर का गर्त है? तो दक्षिणी अटलांटिक हो जाएगा। सुंडा पूछेगा किस महासागर? हिंद महासागर का हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश पूछेगा तो चिली, कनाडा। दूसरे नंबर पर पूछेगा तो दूसरा पर हो जाएगा नॉर्वे। और तीसरा पाता है इंडोनेशिया। कभी कभी में सबसे लंबा सीमा चिली का है। विश्व में सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश पूछेगा तो जल क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा जल क्षेत्र किसके पास है? विश्व में सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला पूछेगा तो सही बात है कनाडा। दूसरे स्थान पर पूछेगा तो रूस है। और तीसरे स्थान पर हो जाएगा अमेरिका। लवणता जो है, हाँ, वो मतलब व्यक्त किस में किया जाता है? प्रति 1000 पे किया जाता है। समुद्री जल है कितना रहेगा, मतलब समुद्री जल का औसत लवणता पूछता है कि कितना होता है? 35 प्रति 1000 रहता है। कितना परसेंट से ऊपर अगर मतलब लवणता रहेगा तो उसको हम लोग खारा जल बोलेंगे। 24.7%। उस पूरे समुद्र का औसत लवणता है, लेकिन 24.7% अगर ऊपर रहता है तो उसको हम लोग खारा जल बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है तुमको? हैं? समान खारापन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते? आइसोबार तो समदाब हो गया। समलवण रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोहेलाइन। किस अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? होगा 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश सबसे ज्यादा लवणता पाया जाता है। सबसे अधिक लवणता पूछेगा किसका है? वान झील जो कि तुर्की में है, इसका है 300। सबसे अधिक लवणता उसका है वान झील है जो कि तुर्की में है। 330% प्रति 1000 है इस पे। दूसरा पूछेगा तो मृत सागर है, इसका है 238 प्रति 1000 है। गहराई बढ़ने से लवणता पर क्या प्रभाव? गहराई बढ़ेगा तो लवणता भी बढ़ेगा। भूमध्य सागर की लवणता अधिक क्यों होती है? भूमध्य सागर पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और नमक बच जाता है, इसीलिए लवणता ज्यादा रहता है। चैलेंजर गर्त मतलब को किस नाम से और जाना जाता है? मेरियाना गर्त कहते हैं उसको। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पूछेगा तो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ। जगह पूछेगा किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया। महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही है।
प्रशांत महासागर की आकृति पूछेगा कैसा है? त्रिभुजाकार, बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर के बेसिन की औसत गहराई पूछेगा तो औसत गहराई 8,000 आसपास होगा। 7300 मीटर है। सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे छोटा पूछेगा तो आर्कटिक महासागर। एल्बीज सागर किस महासागर में है? एल्बीज आर्कटिक महासागर में है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर किसके साथ जुड़ता है? कौन इसको दोनों को जोड़ता है? बेरिंग जलसन। पैर खा रहा है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। डियागो गार्सिया द्वीप पूछेगा किस महासागर? हिंद महासागर में है। और मॉरिशस द्वीप पूछेगा तो हिंद महासागर में है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? एस आकार का होगा। इंग्लिश के एस आकार का होता है। संसार के क्षेत्रफल का मतलब संसार के क्षेत्रफल का कितना % अटलांटिक महासागर घेरता है? अटलांटिक 68 या 29%। 16%। ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर किस महासागर में है? सब अटलांटिक महासागर में है। पाइको द्वीप, केप बर्दे द्वीप पूछेगा तो अटलांटिक महासागर में। प्रसिद्ध सेंट पॉल द्वीप भी अटलांटिक महासागर में। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक हो जाएगा। सबसे अधिक तट रेखा वाला महासागर पूछेगा तो अटलांटिक हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा वो कटा पटा है, ज्यादा लगता है उससे। अटलांटिक महासागर कितना डिग्री अक्षांश पर सबसे चौड़ा है? 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अटलांटिक महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे चौड़ा है। 1800 अब देख लेते हैं, हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। तो आज हम लोग का है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? वही करतूस वाला। सही बोले हैं। करतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। कौन पुरानी बंदूक थी उसके जगह पर नई बंदूक लाया गया? पुरानी एनफील्ड तो नई बंदूक थी, पुरानी वाली कौन थी? सही बोल रहे हैं। बाउंड बेस थी, उसके जगह पर एनफील्ड लाया गया, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की हत्या किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की हत्या किया गया था मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? 10 मई 8 अप्रैल 1857 को। 10 मई को तो शुरुआत हो गया था। हल्ला बोल नारा किसके द्वारा दिया गया? मंगल पांडे। जब उनको फांसी पर दिया जा रहा था तो हल्ला बोल का नारा देके फांसी पर लटक गए। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछेगा किस दिन से हुआ था? तो 10 मई से हुआ था। जगह पूछेगा तो मेरठ से हुआ था। किस टुकड़ी के द्वारा 1857 की 20 NI 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछेगा कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो गया। पाम स्टैंड था। और कौन पार्टी का सरकार था वहां पे? लिबरल पार्टी का सरकार था। अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक किसको माना गया है? कैनिंग को। अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक, मतलब वो इसी के बाद क्या किया? अंग्रेज और भारतीय सेना को मिक्स कर दिया ना, तो इसका प्रयोग मेजर स्टीजर लॉरेंस। मेजर स्टीजर लॉरेंस जो था वही अंग्रेजी और भारतीय सेना का जो अनुपात था 1857 की क्रांति के बाद तय। हाँ, किस कमीशन के अनुसार भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना का अनुपात तय हुआ था? कौन कमीशन था? कमीशन, हाँ जानते हैं, पील कमीशन। सही बोले, पील कमीशन। तो बंगाल में यूरोपियन और भारतीय सेना का अनुपात क्या था? 1-2। बंगाल में था 1-2। एक अंग्रेजी रहेगा। बम्बई में था 2:5, माने 2 अंग्रेजी सेना और 5 भारतीय सेना। लेकिन बंगाल में था 1 अंग्रेजी सेना और 2 भारतीय सेना। 1857 के क्रांति को किसके द्वारा कहा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? ब्रिटिश सावरकर। 1857 की क्रांति को किसके द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरायली। चलिए खत्म हो गया। अब हम लोग तो करेंट अफेयर शुरू करते हैं। हम लोग 21 दिसंबर 2022 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक होमवर्क दिया हुआ था।
तो पहला प्रश्न है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्रो संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है इंदौर में। जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? गोवा। गोवा गोवा जीएसटी गोवा। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का घोषणा किया है? असम। पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा। किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया है? पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया गया है पीटी उषा को। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। NAAC से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय हो गया गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में है। बीबो प्रो कबड्डी लीग जो कि 9वां सीजन का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? जयपुर पिंक पैंथर्स उप विजेता था पुणे पल्टन। 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? देश कौन करेगा विश्व व्यापार संगठन का? तो UAE करेगा। G20 का बैठक कहाँ हुआ है? G20 का इंडोनेशिया में। G20 का आपके पास 2023 में क्वाड का बैठक हुआ है। क्वाड का बैठक हुआ है जापान में। 23 में G20 का भारत में, SCO का भारत में बैठक होगा। ODI जो वर्ल्ड कप होगा 2023 में भारत में आयोजन होगा। आगे की फीफा विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है 2022 में? ब्राजील। दूसरे स्थान पे था अर्जेंटीना और तीसरा स्थान पर था फ्रांस। अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? कतर में किया गया था। अब विजेता कौन था? अर्जेंटीना। उप विजेता हो गया फ्रांस। किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया? कौन देश था? तो नेपाल है। और सूर्य किरण युद्ध अभ्यास पूछेगा तो भारत और नेपाल हो जाएगा। बंगोसागर भारत और बांग्लादेश सही बोल रहे हैं। संप्रीति भी भारत और बांग्लादेश। सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यूक्रेन को दिया है भाई। बाद में पहले पिटवा दिया, बाद में दे दिया कि लीजिए भाई इतना हानि हुआ है तो कुछ रख लीजिए। किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को का? गुजरात में हो गया। पहला मतलब सूर्य सौर ऊर्जा से संचालित पहला पंचायत जो है पहला गांव जो है मोढेरा हो गया। धौलावीरा बताइए यूनेस्को के मतलब कौन सा साइट है जो मतलब शामिल किया गया था? कितने नंबर पे शामिल किया गया था? 40वां। आगे है कि 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। 36वीं एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? नागालैंड। हॉर्नबिल त्योहार पूछेगा तो नागालैंड में हो जाएगा। फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को। फुटबॉल क्लब विश्व कप मोरक्को करेगा। वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी कौन करेगा? पहली बार कौन करेगा? भारत। वर्ल्ड टेबल टेनिस की मेजबानी पहली बार करेगा भारत। चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ किया गया है? कश्मीर। चिल्लई कला की शुरुआत कश्मीर। नवरोज पर्व कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर। लोसांग सिक्किम। लोसार हो गया लद्दाख में हो गया। ब्रिटिश आगे है कि ब्रिटिश पत्रिका की 500 महानतम अभिनेताओं की सूची में किसको शामिल किया गया था? शाहरुख खान को शामिल किया गया था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? अमित पंघाल को नामित किया गया है। इसरो चंद्रयान 3 मिशन में किस देश का उपकरण ले जाया जाएगा? तो अमेरिका का। किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगतम कोई सेतरिचेम संगतन नागालैंड की है। 24 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है?
24 दिसंबर। हाँ, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नागालैंड में होगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आदि फेस्टिवल पूछेगा तो आदि महोत्सव वो तो नहीं है दिल्ली। नई दिल्ली में। रज पर्व पूछेगा तो उड़ीसा। नोआखाई असम। उड़ीसा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? नई दिल्ली। उड़ीसा। मुख्यमंत्री के द्वारा 19 शहरों में कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू किया है उड़ीसा में। भारत और किस देश के बीच पहली द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास जिसका नाम है वीर गर्जियन 23 का जापान हो जाएगा? किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत के पहले मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? तो उत्तर प्रदेश की है। 2022 इन 9 चार्ट पर एक रिपोर्ट जारी किया है तो वर्ल्ड बैंक। 2022 इन 9 चार्ट पर एक रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड बैंक। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बने हैं? इस बार 18 ग्रीन कैमरन। सेम करन। पंजाब ने इसको 18.50 करोड़ में खरीदा है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा किया किसको गया है? बेथ मीड को। संयुक्त रूप से रविंद्र टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसको दिया गया है? सुदीप सेन तथा शोभना कुमार। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। धेमजी परियोजना कहाँ है? तो असम में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपयों का उपयोग करने वाला कौन देश सहमत हो गया है? रूस और श्रीलंका दोनों देश सहमत हो गया है। भारतीय रुपया में दोनों व्यापार करेगा। उसका रुपया मान लीजिए देगा, रुपया लेगा। श्रीलंका से भी रुपया देगा, रुपया लेगा। बाकी आगे है कि किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? स्पेन। ट्रांसजेंडर कानून किस देश ने स्पेन पारित किया है? और तंबाकू निषेध कानून कौन सा देश पहला है जो पारित किया है? न्यूजीलैंड। देश पूछ रहे हैं, न्यूजीलैंड। आगे है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान वाली महिला एथलीटों में भारत की कौन सी खिलाड़ी जगह बनाई है? भारत का पीवी सिंधु सबसे ज्यादा यही पैसा लेती है मैच खेलने के लिए। 25 दिसंबर को सितवानी राबुका किस देश की राष्ट्रपति बनी है? फिजी की है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया है? तो ओपन एंट्री ऑन द गोल्डन बिग्स ऑफ वाटर कॉक्स दो को दिया है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपन एंट्री और द गोल्डन बिग्स ऑफ वाटर कॉक्स। कल हम लोग देख लेंगे 26 दिसंबर से, कल खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर तक। कल आज हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स में। टॉपिक 7 है गरीबी, जिसमें हम लोग कुछ पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरू करते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति। तो योजना आयोग ने वर्ष 2004 ईस्वी में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपी। तो पूछेगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति तो पहले ही पूछता है कि किससे संबंधित है, तो गरीबी के मतलब अनुमान लगाने वाले योजना से संबंधित है। और स्थापना पूछेगा तो 2004 में, और योजना अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? 2009 में। तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना था कि क्या भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं, जैसे NSSO के 61वें चक्र में स्थापित होता है। इसके साथ ही नई गरीबी रेखा तथा गरीबी के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करना था। तेंदुलकर समिति ने उपभोग बास्केट में परिवर्तन किए और जीने के लिए अदा की जाने वाली कीमत की बात की। इससे गरीबी रेखा का निर्धारण उपभोग में लाया जा रहे खाद्यान्नों के अलावा 6 बुनियादी आवश्यकताएं जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बुनियादी संरचना है, स्वच्छ वातावरण, महिलाओं का काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर होगा। तो 6 बुनियादी आवश्यकताओं में कौन कौन था? शिक्षा था, स्वास्थ्य हो गया, बुनियादी संरचना हो गया, स्वच्छ वातावरण हो गया, महिलाओं के काम तथा लाभ तक पहुंच के आधार पर होगा। तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही उपभोग बास्केट का उपभोग किया। तेंदुलकर पद्धति के अनुसार गरीबी रेखा मिश्रित संदर्भ अवधि पर आधारित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में व्यक्त की गई। तो जो सुरेश तेंदुलकर थे ये प्रतिदिन पे नहीं किए थे, ये किस पे किए थे? मासिक वाला पे। लेकिन बाकी जितना भी लोग था वो किया था प्रतिदिन पे। यानी शहरी क्षेत्र में अगर आप निवास करते हैं तो आपको प्रतिदिन कितना कैलोरी आपको मिलना चाहिए ऊर्जा? तो आपको मिलना चाहिए 2400। गाँव में अगर रहते हैं तो कितना
शहरी में 2100, गांव में 2400। सॉरी, गांव में 2400 और शहरी में 2100 मिलना चाहिए आपको। आगे है कि समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2004-05 में मूल्य 4,446.67 रुपया। समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको प्रति माह कितना रुपया होना चाहिए? 446 रुपया। 2011-12 के मूल्य पर यह 886 रुपया प्रति 816 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 578 रुपया 80 पैसा और जो 2011-12 में 1000 रुपया हो गया था। मासिक रुपया प्रति व्यक्ति उपभोग रखा जाएगा। तो गांव में अगर 2004-05 में पूछेगा कि कितना रखा गया था प्रति व्यक्ति प्रति माह रखा जाएगा 446.68, लेकिन 2011-12 में इसको बढ़ा के कर दिया गया था 816 रुपया। वही अगर हम लोग ग्रामीण शहरी का बात करेंगे 2004-05 में था आपको 578 रुपया एक आदमी को एक महीना में चाहिए। जो 11-12 में बढ़ के कितना हो गया था? 1000 रुपया प्रति माह हो गया था, एक आदमी को चाहिए। उससे नीचे जिसको मिलता है वो गरीब है। मासिक रूप से प्रति उपभोग रखा गया। इस आधार पर समिति के अनुमान के अनुसार 2004-05 में गरीबी जनसंख्या का 41% तथा शहरी जनसंख्या का 25.7% गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो 2011-12 का ये डाटा है, बाकी अभी बदल गया होगा। 2004-05 में संपूर्ण भारत के स्तर पर गरीबी का प्रतिशत 37.2% था। तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए जीवन निर्वाह लागत और सूचकांक यानी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया। अब हम लोग देख लेते हैं सी रंगराजन समिति। तो यही भी पूछ दिया है कि सी रंगराजन समिति भी किससे संबंधित है? तो ये भी गरीबी निर्धारण के योजना से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के अंग खाद्य एवं कृषि संगठन गरीबी का आकलन उपभोग के पोषण मूल्य अर्थात कैलोरी मूल्य के ही आधार पर करता है। इसलिए योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की जगह सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में नई समिति गठित की, जिसे अपनी रिपोर्ट जुलाई 2014 में प्रस्तुत की। तो श्री रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2012 में, लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत किया 2014 में। लेकिन कहा गया कि ये जो उसका मतलब रिपोर्ट था प्रति माह पे, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन है वो भी कैलोरी पे मतलब गरीबी का निर्धारण करता है। इसीलिए बोला गया कि सुरेश तेंदुलकर समिति को हटा के इसके बाद श्री रंगराजन समिति को लाया गया। इसमें तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया गया। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में 29.5% लोग गरीब थे। तो रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में कितना लोग गरीब थे? 29.5%। जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार ये 21.9% दिया हुआ है। तो रंगराजन समिति के अनुसार 29.5%, लेकिन तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9 यानी मोटा मोटे मान लीजिए कि 22%। ग्रामीण जनसंख्या का 30.09% तथा शहरी जनसंख्या का 26.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। रंगराजन समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी क्षेत्र के लिए 972 रुपया और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। अब हम लोग देखते हैं गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख योजना। तो अब देखते हैं अन्नपूर्णा योजना। इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से हुआ है। आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ ना तो गिरा उड़ा देगा। बैठे यहाँ बैठे। तो अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ पूछेगा कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2000 को। और जगह पूछेगा तो गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2000 को। जगह है गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करना है। तो बहुत बार पूछेगा कि अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वृद्ध हैं उनके लिए रोटी की व्यवस्था करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया करवाना है। इसके कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न है। यदि यह अधिनियम कुल जनसंख्या का लगभग 67%, ग्रामीण जनसंख्या में 75% और शहरी जनसंख्या में 50% लोगों को
अनुमानित दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। तो पूछेगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूरा जनसंख्या पे 67%, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या पे पूछेगा तो 75% के लोग और शहरी जनसंख्या पे 50% के लोग को मतलब खाद्यान्न प्राप्त करने के कानूनी अधिकार ये दिया है। इसके अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ता को 5 केजी चावल, गेहूं या मोटे अनाज क्रमशः 3 दूध तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त करने के कानूनी अधिकार देता है। तो इसके अंतर्गत ही 5 किलो चावल, गेहूं या मोटे अनाज जिसको 3 रुपया मतलब चावल को 3 रुपया, गेहूं 2 रुपया और मोटे अनाज को 1 रुपया प्रति किलो प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिला को गर्भधारण की अवस्था तथा प्रसव के 6 महीना बाद तक आंगनबाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया करवाना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 में तीसरा बात क्या है कि प्रत्येक जो गर्भवती और दूध पिलाने वाली माँ है उसको गर्भधारण की अवस्था से तथा प्रसव 6 महीने के बाद तक आंगनबाड़ी के माध्यम से उसको भोजन दिया जाएगा। भाई कई गो आदमी गांव में देता है, सब खा जाता है। इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट है इसमें, इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्ता को संबंधित राज्य से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा यदि उसे उतना ही मात्रा में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता है या भोजन नहीं मुहैया हो पाता है जितना उसे प्राप्त होना चाहिए। आगे है गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ। तो देख लेते हैं। तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 77-78 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 77-78 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम बहुत बार पूछा है 77-78 में भी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 77-78 में। अंत्योदय योजना कार्यक्रम ये भी 77-78। अंत्योदय योजना कार्यक्रम 77-78 में। और ट्रांससेम कार्यक्रम पूछेगा तो 1789। ट्राइसेम हो जाएगा योजना 1979। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980। डोआकरा पूछेगा तो 1982। डोआकरा पूछेगा तो 1982। इंदिरा आवास योजना 85-86। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86। इंदिरा आवास योजना हो गया 85 से 86। जवाहर रोजगार योजना 1989। जवाहर रोजगार योजना 1989। नेहरू रोजगार योजना 1989। 10 लाख कुआं योजना 1988 से 89। 10 लाख कुआं योजना 1988 से 89। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। रोजगार आश्वासन योजना 1993। रोजगार आश्वासन योजना 1993। और स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1997। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001। अन्नपूर्णा योजना पूछेगा तो 2000 में अभी पढ़नी है। जन श्री बीमा योजना 2000 से 2001। अंत्योदय अन्न योजना 2000। आश्रय बीमा योजना 2001 से 2002। जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 3। जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 3। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 से 6। भारत निर्माण कार्यक्रम 5 से 6। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया था 2006 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शुरू किया गया था 2006 में। कल हम लोग पढ़ लेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग नरेगा कहते हैं, कल पढ़ लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान, जो भी बिहार में टीचर हाँ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा भाई। हाँ यही सब तो पूछबे करेगा। अरे आपको बीपीएससी ले रहा था, आपको डीएसपी एसपी बनाएगा, अधिकारी बनाएगा कि 1 to 5 पे ना आपको प्राइमरी टीचर बना रहे थे, यही सब नहीं रहता बीपीएससी में, जिसमें डीएसपी बनाना है, एसडीएम बनाना है। चलिए तो पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। वायु में गैस, वायु जो है गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन का पूछेगा कितना परसेंट है, ऑक्सीजन पूछेगा तो 21%। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। पृथ्वी पे सबसे करीब का मंडल हो जाएगा क्षोभ मंडल। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब हो जाएगी? बरसात में, गर्मी के दिन में, ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर अगर जाएंगे तो कितना ताप घटेगा? 1 किलोमीटर 1 सेंटीग्रेड।
6.4 डिग्री सेल्सियस। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा, और वही 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस घटेगा। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता। आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। भूमंडल पर जल का भाग अभी पढ़ लिए 71%, और स्वच्छ जल पूछेगा तो 2.5%। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच के संबंध को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है जीवाणुओं के द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत होता है सौर ऊर्जा। फलीदार पौधों की जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। सही बोले हैं, राइजोबियम। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में उत्तरदायी कौन कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत को हम लोग कहेंगे बहिर्मंडल। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी। वन अनुसंधान संस्थान स्थित देहरादून हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे एस चंद्रशेखर। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। गोबर गैस संयंत्र से निकलता है मीथेन गैस। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है किस मंडल में? समताप मंडल। समताप मंडल। किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है प्रोड्यूस की। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण वही धूल का गुरुत्व। पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वन संरक्षण से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। मौसम को प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा ताप, वायु और वर्षा। सबसे अधिक मौसमी प्रभावित होता है सबसे अधिक मौसम प्रभावित किससे होता है? चक्रवातों से। परावैज्ञानिक किरणों में हमारी रक्षा किससे करता है? चमड़ा से। परावैज्ञानिक ओजोन गैस से रक्षा करता है। आगे है हाँ चमड़ के, हाँ सही बोला है। ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC कहते हैं। रेडियो तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे बहती है आयन मंडल में। प्रकाश तरंगों का मापन की इकाई एंगस्ट्रॉम होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व आयन मंडल में है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक होता है DDT। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग SO2 कहते हैं। ओजोन परत मिलती है समताप मंडल में। क्षारीय मृदा में उगने वाले हेलोफाइट। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को मरुस्थल में जेरोफाइट। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सौर विकिरण हो जाएगा। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? आयन मंडल में होते हैं। इसमें 20 को 25 को क्वेश्चन है, तुरंत देख लेते हैं। 40 को क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल क्षोभमंडल। सूर्य का समीपतम ग्रह पूछेगा तो बुध हो जाएगा। सूर्य से सर्वाधिक स्थित ग्रह पूछेगा तो वरुण हो जाएगा। सौरमंडल का कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी चमकीला ग्रह हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? सब में शुक्र मार दीजिएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक, पृथ्वी पर सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह पूछेगा तो नहीं, बृहस्पति हो गया है। हमारे सौरमंडल कौन से आकाश गंगा में स्थित है? मंदाकिनी। आगे है भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। आकाश में सबसे चमकदार तारा पूछेगा तो तारा सबसे चमक साइरस, सही बोले। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है?
अध्ययन बाइजर 1 वाइजर वाइजर बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह हो गया बाइजर 1। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का सही बोला है, बिना उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा बुध शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा चंद्रमा। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या पूछेगा तो 89 हो जाएगा 89। सूर्य के सबसे निकटतम तारा तारा ये स्टार हाँ प्रेक्सिमा सेंचुरी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 0.03%। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल नहीं। चंद्रमा के हाँ सही बोला है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगा? 1.3 सेकंड। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 दिन। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभमंडल में। वायु बताइए कैसा है? गैसों का मिश्रण है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन। पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करेगा? ओजोन गैस। नीला ग्रह कहते हैं हम लोग पृथ्वी को। सही जा रहे हैं। पृथ्वी के बहनी या जुड़वा ग्रह किसको कहेंगे? शुक्र को। तारे का रंग सूचक होता है किसका? ताप का। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? शुक्र पर। अरुण और शुक्र। बलयुक्त ग्रह पूछेगा तो शनि हो जाएगा। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर। ध्रुव तारा उत्तर को। सही बोल रहे हैं, ध्रुव तारा उत्तर को। तारों और सूर्य का तारों और सूर्यों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन हो जाएगा। नेपच्यून की खोज किसके द्वारा किया गया था? गैले। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? 1969। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। सूर्य की सतह का तापमान पूछेगा तो सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व तरफ। आज खत्म हो गया, कल हम लोग आगे पढ़ते हैं फिर।